चलो तो देखो यहाँ पे बोला है, इसके पहले की चीज जो भी है मैं क्लासेज में बता चुका हूं आपको। इसके बाद में है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली में होता क्या है। जैसे मान लो कि कोई सर्कल है और इस सर्कल पे कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में है। जैसे मान लो कि यहीं पे ये कोई पार्टिकल है जो कि ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पे बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा, एक्चुअल में इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, टुवर्ड सेंटर। इधर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सर्कुलर मोशन, है ना। तो अब देखोगे तो ये जो फ्रेम हुआ कैसा फ्रेम हुआ। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये कैसा है, एक्सेलरेटेड है क्या। मान लो कि इसकी ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड है फिर भी इसमें क्या एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये कैसा फ्रेम हो गया, नॉन एक्सेलरेट सॉरी हाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब इस पे क्या होगा, ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पे बाहर की तरफ क्या बेटा, एक स्यूडो फोर्स लगेगा। देखो तो बाहर की तरफ जो स्यूडो फोर्स लगता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसकी वैल्यू जो होती है mv² बाई आर, या होता है m ओमेगा स्क्वायर आर, और इसकी मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल के बराबर होता है। तो वही चीजें यहां पे लिखा हुआ है कि द एपरेंट फोर्स दैट इज फील्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व पाथ दैट एक्ट रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन। ठीक है, यानी कि ये सेंटर मान लो, तो इस सेंटर से अवे फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ और यही क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, mv² बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो रेडियली आउटवर्ड होगा। मान लो कि ऑब्जेक्ट घूम करके यहां पे आ गया, तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर, यानी कि रेडियली आउटवर्ड ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स तो देखो जो टेंजेंट के लॉन्ग लगे, मान लो कि ये पार्टिकल है ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी ये टेंजेंट होगी। अब टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है, इस पार्टिकल को एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करेगा। मान लो कि इस पार्टिकल की डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। अगर वेलोसिटी के अलोंग अगर कोई फोर्स लगे तो क्या करेगा, इसको स्पीड अप करेगा, है कि नहीं, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, या इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगता है तो क्या करेगा, इसको स्लो डाउन करेगा। और स्पीड अप और स्लो डाउन दोनों केसेस में कैसा सर्कुलर मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रही है, साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, या बोल सकते हो कि अगर स्पीड है, स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो वही चीजें यहां पे लिखा है, द टेंजेंशियल फोर्स इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ अ कर्व पाथ। तो इस कर्व पाथ की टेंजेंट तो यही होगी, तो इस टेंजेंट के अलोंग जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इस टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू, अगर कोई भी फोर्स लिखते हो तो फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए, है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो अब मान लो कि ये जो फोर्स है बेटा कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है। ठीक है, मास कोई टेंजेंशियल हो सकता है क्या, मास टेंजेंशियल हो सकता है क्या, नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हो सकता है। तो यहां पे क्या लिखोगे, एटी। और एटी के लिए मैं क्या बोला था, क्या बेटा डीवी बाई डी बोला था, बोलो क्या डीवी बाई डी बोला था, है ना। और अभी जस्ट हमने बताया कि अगर इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है उस केस में ही क्या लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। क्या बात समझ में आएगा, यानी कि अगर वेलोसिटी ये वेरिएबल है तभी तो एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलेगा 80, नहीं। अगर मान लो कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो उस केस में 80 बेटा क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो हुआ तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना।
यानी कि बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जो टेंजेंशियल फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या बात समझ में आया? और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल फोर्स जीरो होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स जो है किस में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल फोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो स्टेप्स दिए हुए हैं। बोला है कि द फ्री बॉडी डायग्राम, अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या, जो ओरिजिनल फोर्सेज होते हैं, कंपोनेंट फोर्सेज को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, जो भी ओरिजिनल फॉर्म में फोर्सेज होते हैं उन्हीं को दिखाया जाता है। वहां से फोर्सेज को दिखाओगे एफबीडी में, वहां से इक्वेशन लिखोगे, देन सॉल्व करोगे। बात समझ में आएगा? तो बोला है कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पार्टिकल शुड बी ड्रॉन, यानी कि जो भी पार्टिकल है उसका एफबीडी ड्रॉ करो। एक्सेस शुड बी डिफाइंड परफेक्टली इन द रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन। ऑल फोर्सेस शुड बी रिजॉल्व अलोंग द चूजन एक्सिस। अच्छा, जो भी एक्सिस चूज कर रहे हो ना उसके अलोंग क्या करना है, फोर्सेज को रिजल्व करना है, यानी उसका कंपोनेंट लेना है। उसके बाद में क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन ये करना है। चलो, तो इस पे कुछ क्वेश्चन आएगा अब, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखो बेटा क्या दिया हुआ है। बोला है, इसको नीचे कर देते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहां पे क्या दिया, ब्लॉक ऑफ मास m मूव विथ स्पीड v अगेंस्ट ए स्मूथ फिक्स्ड वर्टिकल सर्कल। ये सर्कल कैसा है, वर्टिकल सर्कल है। अच्छा वो देखे हो, मैं बताता हूं, देखो, और वो हॉरिजॉन्टल सर्कल ये पे फ्लोर पे रखा गया है। अब उसमें ये एक ब्लॉक भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये कौन सी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो हमें क्या पूछना है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जरा सा बताओगे किधर लगेगा, टुवर्ड सेंटर के अवे सेंटर। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, टुवर्ड सेंटर अवे सेंटर। अरे भाई साहब ये डायग्राम देख रहे हो, सब समझ में आ रहा है? अब देखो, तो ये जो ये रिंग है, रिंग की सरफेस इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगी, और यही क्या होगा, नॉर्मल होगा, और यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। नहीं समझे? ये देखो, ये इधर से है ऐसे, और इधर ब्लॉक है ऐसा, मान लो कि ये ब्लॉक ऐसा है, तो ये जो मेरा हाथ है इस पे किधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, अंदर की तरफ, है ना। तो टुवर्ड सेंटर ही तो नॉर्मल लगेगा, और इस नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, एफसी के बराबर। समझे क्या? बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और टुवर्ड सेंटर क्या लगेगा, नॉर्मल, नॉर्मल, और यही नॉर्मल है क्या है, सेंट्रीपिटल है। समझ में आया क्या? तो एफ सी इज इक्वल टू क्या बेटा, हम लोग नॉर्मल लिख सकते हैं। तो यहां से नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। अरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला पिछले पेज में मैं बताया था क्या, कि एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। देखो देखो, एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन यहां पे ओमेगा दिया है कि वी दिया है, वी दिया है, तो वी वाला इक्वेशन लिखोगे ना। ठीक है, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, एम वी स्क्वायर बाई आर। उसके बाद बोला है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वर्टिकल वॉल ऑन द ब्लॉक। अच्छा यही तो हुआ, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वर्टिकल वॉल एंड द ब्लॉक, ये हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर। और पहले में पूछा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर एंड द ब्लॉक, फ्लोर एंड द ब्लॉक, एम जी के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो फ्लोर और ब्लॉक के बीच में कितना फोर्स लगेगा, और वॉल का और इसके बीच में, ब्लॉक के बीच में कितना लगेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। इसको एफ बी डी से समझना चाहते हो सब, तो मान लो कि ये वॉल है, इसका वॉल है। ठीक है, अब ये तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे स्ट्रेट ही तो दिखेगा, नहीं क्या? देखो ये वॉल हो गया, अब यहां पे एक ब्लॉक रख दो, तो अब ये वॉल इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल बाई वॉल,
और इधर mg लगेगा, इधर की ओर कौन लगेगा, नॉर्मल बाई फ्लोर, फ्लोर, तो नॉर्मल बाई फ्लोर, और इधर क्या लगेगा, एफसी, ठीक है, क्या लगेगा, एफसी लगेगा। तो अब देख लो, अगर ये अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, यानी कि ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, अरे बोलो, ये ब्लॉक किधर जा रहा है क्या, नहीं, इधर जा रहा है क्या, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नहीं, यानी कि इस पे नेट फोर्स क्या होगा, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे बेटा एफ सी इज इक्वल टू एन डब्ल्यू, ठीक है, और एन डब्ल्यू क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल बाई फ्लोर एम जी। कोई दिक्कत है, नहीं ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको छोटा कर देता हूं, है ना। ये करो, हो जाएगा। बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर at the rate of 10 revolution per 13.4 second. The centripetal force acting on the body is, ठीक है, तो ये क्या दिया है, पर 10 रिवॉल्यूशन, है ना, 10 रिवॉल्यूशन कितना ले रहा है, तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या बताया था, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो वन रिवॉल्यूशन में कितना समय लगेगा, बोलो, 3.14 सेकेंड लगेगा। अरे देखो ना, 10 रिवॉल्यूशन में जब ये समय लगता है तो वन रिवॉल्यूशन में कितना, 3.14 सेकेंड नहीं लगेगा, बोलो, लगेगा ना। उसके बाद में मास दिया हुआ है, मास बेटा कितना दिया है, 0.1 kg, तो यहां पे मैं पॉइंट लगा देता हूं, ठीक है। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो हमें क्या निकालना है, एफसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा डायमीटर सुनो, ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना होता है, या ऐसे लो, आर इज इक्वल टू डी बाई टू, है ना, और ये डायमीटर कितना दिया है, तो 1/2 मीटर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, बोलो। पहले ये बताओ, जो भी आंसर देख लेंगे हम लोग, यहां तक समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है। अच्छा अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेटा फार्मूला बोलो, एफसी का फार्मूला बताओ सब, एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, तो एफ सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। अब देखो कैसे, क्या टी इज इक्वल टू, मैं बताया था आपको, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, तो यहां से बेटा ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 पाई बाई टी, टी तो हमारे पास है ना, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई 3.14, ये से ये कट जाएगा, कितना आ गया ओमेगा 2, ठीक है। तो एफसी की वैल्यू यहां से, अब एफसी अगर निकालना चाहते हो आप, तो एफसी का जरा सा वैल्यू बता दो, एम कितना है 0.1, ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लिख दें, एंड आर कितना आया है 1/2, तो क्या आ जाएगा 0.2 आएगा, तो देख लो 0.2, है ना, क्या बात चमका सबको, बोलो बेटा, किसी को दिक्कत है, तो 0.2 न्यूटन क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में, नहीं ना, चलो। तो ये करो सॉल्व, अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला रहे थे गर्मी गर्मी गर्मी, अच्छा कोई नहीं, तो तुम सभी जिसको ठंडा लग रहा है इधर बैठ जाएगा, हाँ पीछे चल जाओ, तुम दोनों को नहीं लग रहा है ना,
रांची का मौसम गर्म है कि ठंडा है? ठंडी है यहाँ से ज्यादा। इसीलिए तुम कभी ठंडी फील नहीं हो रहा होगा। 25 न्यूटन, चलिए देख लेते हैं। हाँ 25 न्यूटन, ठीक है। तो देख लो, अच्छा किसे किसे हो गया? 3 लोगों से, चलो। तो क्या बेटा, टेंशन इज इक्वल टू एफ सी लिखोगे, है ना? और एफ सी का वैल्यू क्या लिखोगे? वी दिया है, क्या दिया है? ओमेगा दिया है, वी। तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। मास कितना दिया है बेटा? 2। वेलोसिटी कितना दिया है? 5 का स्क्वायर करोगे ना, वेलोसिटी देखो 5 दिया है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। एंड रेडियस के जगह पे लेंथ दिया है 2, तो ये से ये कैंसिल आउट, कितना आ गया? वेरी इजी क्वेश्चन, नहीं? चलिए ये करोगे सब, ये भी ऐसा ही है, बस इसमें स्प्रिंग को अटैच कर दिया है, समझे? क्यों? इसका मन क्या है, क्वेश्चन जिसने दिया है उसको कि नहीं अटैच कर दूं? नहीं, ठीक है। तो निगलेक्ट करोगे तो मेरे ख्याल से आंसर, अगर अच्छे लेवल का पूछा जाए ना तो एल प्लस एक्स, अगर लोअर लेवल में पूछा था डायरेक्ट एल, ठीक है। तो एल प्लस एक्स लेकर के करो एक बार, देखो क्या आता है। जैसे देखो, इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितना बोला है बेटा? एल, ठीक है। नेचुरल लेंथ कितना बोला है? एल। अब क्या इस पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और लगेगा तो ये स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन होगा, है ना? तो मान लेते हैं कि कितना का एक्सटेंशन हो गया? एक्स का। तो ये अब क्या, अब इसकी रेडियस यही हो जाएगी एल प्लस एक्स, नहीं समझे? ये क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया। क्या बात चमका सबको? कहा आर इक्वल टू एल प्लस एक्स लिखा है, नहीं समझे? ये समझे कि नहीं? एल प्लस एक्स कैसे हुआ, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टेंशन इन स्प्रिंग, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, संयोग से सेंट्रीपिटल फोर्स भी एफ से ही होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे? एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर नहीं होता है। तो मास कितना दिया हुआ है? एम ही दिया हुआ है, ओमेगा भी ओमेगा दिया हुआ है, आर के जगह पे एल प्लस एक्स, मेरे ख्याल से यही आंसर, ठीक है। अच्छा उसके टर्म में नहीं था। अच्छा एक देखो, ये जो टेंशन होगा किसके बराबर होगा? के एक्स के बराबर होगा, है ना? के एक्स के बराबर होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है, ये किसके बराबर होगा? के एक्स के। हमें क्या पूछा है? फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन इन द स्प्रिंग, तो टेंशन तो यही होगा। अच्छा पहले एक्स का वैल्यू निकाला है, फिर यहां रख दिया है, आंसर आ गया है। देखो, तो एक्स, एक्स के टर्म में तो नहीं होगा ना आंसर, क्योंकि एक्स कहीं भी नहीं दिया हुआ है, समझे? एक्स कहीं भी नहीं दिया है। तो ऐसा करते हैं कि एक्स को एक साइड ले आते हैं, तो ये क्या होगा? के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। यहां तक ठीक है? अब देखो बेटा, यहां से x कॉमन ले लिया जाए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, बोलो ठीक है। अब देखो स्प्रिंग फोर्स ही टेंशन होगा, अब क्या लिखोगे? k इंटू एक्स, के तो गिवन है ना, x का वैल्यू ये क्या आ गया? एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या बात चमका सबको? बोलो। अच्छा यहां पे हम लोग छोड़ सकते थे, लेकिन x की वैल्यू दी होती क्वेश्चन में तो, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी कितना एक्सपेंशन हो रहा है स्प्रिंग में ये चीजें गिवन नहीं है, ठीक है।
में क्या बोला है कि एक्स वेरी स्मॉल चेंज हो, वेरी स्मॉल चेंज हो तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉल नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स में भी हो, इसकी वजह से इसमें चेंज इन लेंथ क्या होगा, एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी जो कि निग्लेजिबल नहीं है, तो इसकी वजह से आर की वैल्यू चेंज होगी ना, इसीलिए। चलो अब आता है हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। तो हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखोगे यहाँ पे, जैसे मान लो कि एक मैं सर्कल बना रहा हूं, यहाँ पे ऐसा है, ये सर्कल दिख रहा है। हुँ? अब ये वर्टिकल आपको दिख रहा होगा लेकिन ऐसा हॉरिजेंटल है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन दो तरीके का हो सकता है, कैसा कैसा बोलोगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। मान लो कि इसकी रेडियस कितनी है बेटा, आर है। अच्छा, इसमें वही चीजें बताया जाएगा जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, देख लो क्या क्या है इसमें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू आर, ये एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, या एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, समझ गए बात को, है कि नहीं। एम वी स्क्वायर बाय आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन बताया है सिंपली, ठीक है। एटी क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एटी क्या होता है, जीरो होता है इन यूसीएम। यूसीएम मीन्स, हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एटी का वैल्यू बेटा क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि यहां से पार्टिकल के पास जो इधर की ओर वेलोसिटी होगी ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस पार्टिकल पे बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, कौन कौन बताओगे, सेंट्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी, है ना, एफ सी लगेगा ना। और बाहर की तरफ कौन सा लगेगा बोलो, अंदर, सॉरी अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको ए आर से रेडियल फोर्स भी बोल सकते हैं, रेडियस के लॉन्ग लग रहा है इनवर्ड, या एफ सी ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आएगा, है ना। अब देखो, हमने पिछले क्लासेस में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी है, उस केस में भी कौन सी एक्सेलरेशन होती है, रेडियल एक्सेलरेशन, नहीं, क्या बेटा यहाँ पे एटी जीरो होगा ना, क्या एसी भी जीरो होगा, एसी या ए आर, दोनों सेम चीज है ना। अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन ये बताया था, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आया था, बोलो, सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन क्या आया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हम्म, और क्या आया था, और क्या आया था, तीन बताया था इसमें, और एक dv by dt, एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, दो फॉर्मूला होता है। अब तुम सब देखो, अगर ये आपको फॉर्मूला भी याद है ना, तो क्या बेटा यही तो एक्सेलरेशन है, अरे मास इंटू एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर बाई आर क्या हो गया, अरे वी स्क्वायर बाई आर क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुआ क्या, अच्छा, ओमेगा स्क्वायर आर क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ क्या, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर ही क्या होता है, कौन सा, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसी रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से इस पे क्या है कि फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यही फोर्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सर्कुलर मोशन, ठीक ना, बात समझ में आए क्या। तो वही चीजें इसमें दिया हुआ है, देखोगे तो क्या है, एटी को जीरो बोला है और एसी को वी स्क्वायर बाई आर बोला है ना, है ना। अरे देखो एसी क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, और भी को क्या लिखते हो, आर इंटू ओमेगा, अरे बोलो, भी इक्वल टू आर ओमेगा, अब भी स्क्वायर यानी कि आर डिवाइडेड बाई आर, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर आर भी क्या आ गया, बोलो, एसी की वैल्यू। तो एसी जो आता है हमारे पास
ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। याद रहेगा? चलो अच्छा, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कैसा रहेगा? कांस्टेंट। या अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट। डायरेक्शन कैसा रहेगा? ऑलवेज चेंज होगा, हमेशा क्या होगा? चेंज होगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होगा। यूसीएम के केस में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट होती है, और काइनेटिक एनर्जी में क्या हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो भी है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो है, नहीं ये क्या है? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है जो कि कांस्टेंट है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकते हैं बेटा? कांस्टेंट बोल सकते हैं, बोलो हाँ कि ना? तो काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, एटी का जब ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो एटी क्या हो जाएगा? जीरो। एटी 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 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी। और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट बोला है, बोलो। वेलोसिटी जब कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है बेटा? जीरो मिलता है। यानी कि एटी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गया। अब देख लो यही, ये समझ में आया क्या? ये क्या है? एसी है या एआर है? समझ गए ना बात को? कोई दिक्कत? अच्छा, इन जनरल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होता है, वर्टिकल प्लेन में नहीं होता है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में कराया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, कराया जा सकता है, लेकिन एज यूजुअल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होता है। जब वर्टिकल सर्कल पढ़ाऊंगा तो उसमें बताया जाएगा आपको। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत कोई? बोलो, नहीं ना? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब देखो इसके बाद आता है वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमने बोला था इन क्लोज साइकिल में अगर वर्क डन जीरो हो रहा है, यानी कि कौन सी फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो हो रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन इन अ क्लोज साइकिल जीरो नहीं होता है। समझ में आया? खाना खा के नहीं आई है? आई है? नींद आ रहा है? अच्छा, शकल ही ऐसा है। देखो, तो वर्क डन क्या लिखोगे बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स इंटू डीएस, है ना, का इंटीग्रल। ऐसा हम लोग लिखते हैं क्या? डी डब्ल्यू, क्या बेटा? डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएस, है ना? लिखते बोलो। अच्छा ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस। ठीक है, होता है ना? इंटीग्रेट कर दो, क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। अब देखो, एक्चुअली में वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, जरा सा बताओ हमें। स्केलर है, वेक्टर है? स्केलर है। अच्छा, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है। यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। तो क्या बेटा इसको एफ डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हो? ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखते हैं ना? अच्छा, ये थीटा किसके किसके बीच एंगल होता है? ये है एंगल बिटवीन फोर्स एंड एस वेक्टर, है ना? एफ एंड एस वेक्टर के बीच में एंगल होता है। कोई दिक्कत है? तो देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा? वेलोसिटी एंड फोर्स के बीच में क्या होगा? एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कि तुम्हारा जो फोर्स होगा और जिधर वेलोसिटी है उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डीएस की डायरेक्शन क्या होगी? मान लो कि ये पार्टिकल इधर की ओर जा रहा है, तो डीएस यही तो हुआ, है कि नहीं? तो डीएस वेक्टर यानी कि इधर हुआ, और एफसी के बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री होने की वजह से हम लोग क्या लिख देंगे? cos 90 क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो एफ डॉट डी एस कॉस 90 यानी कि जीरो। अब देखो, तो किसकी वजह से? इस फोर्स की वजह से नेट वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा।
अगर मान लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो डीएस से परपेंडिकुलर ही है, तो इसकी वजह से भी नेट वर्क डन क्या होता है, जीरो होगा। क्या बात समझ में आया? तो नेट वर्क डन क्या मिल जाएगा बेटा, जीरो। अच्छा, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, है ना, तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क ही जीरो आ गया है, तो जीरो अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, जीरो ही मिलेगा हमें, है कि नहीं? अच्छा, एवरेज पावर भी क्या मिल जाएगा, जीरो ही मिलेगा। अच्छा, वही कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम इनटू एसीपी। एसीपी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को दिखाया है। एवरेज पावर जीरो कैसे होगा? एवरेज पावर के लिए एफ नेट इंटू भी करोगे, और नेट फोर्स क्या है उस कंडीशन में, है ना? नेक्स्ट, यहां तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दिया है यहाँ पे, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम जो है, जैसे कि मान लो कि सन के अराउंड अर्थ घूमता है, ऐसा कैसा ऑर्बिट में घूमता है, एक्चुअल वो इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मूव कैसा करता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में, लेकिन यहाँ पे कैसा मान लेते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में। अब सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, तो मान लो कि बेटा यहाँ पे सन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा अर्थ, इनके बीच का डिस्टेंस आर। अब अर्थ और सन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की ओर लगेगा, बोलो, क्या अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की ओर लगेगा, और सन पे भी तो लगेगा इधर की ओर, और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन सन की मास जो है ना अर्थ से बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से अर्थ क्या करेगा, इस तरह के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगेगा। अब रीजन क्या है देखो, अगर मान लो कि ये रिवॉल्व नहीं करेगा, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अर्थ क्या धीरे धीरे सन के पास आने लगेगा, बोलो हाँ कि ना, है ना, धीरे धीरे पास आने लगेगा, क्या होगा, एक समय के बाद में अर्थ सन के पास कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सर्कुलर मोशन। मान लो कि अर्थ की वेलोसिटी v है, अपने ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी है, v है, अब ये भी किसको बैलेंस कर रहा है, बाहर की तरफ कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, mv²/r, और वो किसके बराबर होगा, fg की। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बेटा, क्या वो mv²/r के बराबर होगा, लिख सकते हैं ना, या m ω²r के बराबर होगा, बोलो। अब बोलोगे कि सर ये तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में है, और इलेप्टिकल ऑर्बिट में भी सन किसी एक फोकाई पे होता है, तो डिस्टेंस वैरी करता है, ऐसा होता है ना कि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस वैरी करता है। अरे तो अर्थ की स्पीड भी तो वैरी करती है, अर्थ कांस्टेंट स्पीड से अपने ऑर्बिट में मूव करता है कि वेरिएबल, देखो कैसे, ये जो मैं इलिप्स बना रहा हूं ऐसा, ये इलिप्स मान लो कि इलेप्टिकल पाथ हो गया आपका, ठीक है, मान लो कि यहां पे सन है, इलिप्स की दो फोकस होती है ना, अरे मैथ में इलिप्स हो गया है क्या तुम लोग, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो इसको सन मान लो। अब मान लो कि अर्थ यहां पर है, अर्थ यहां पर है, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी कम होगी, और सन के पास में है तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, बात समझ में आएगा, है ना, तभी तो ये मान लो कि पास आने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया कि नहीं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस करने के लिए अपनी मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, और मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए क्या v बढ़ जाएगा। बात समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां पे जो एग्जांपल दिया है, मैं जो एग्जांपल दिया अर्थ एंड सन का दिया, लेकिन यहां पे जो एग्जांपल दिया है अर्थ एंड सैटेलाइट का आई थिंक दिया हुआ है। तो अब देखो, मान लो कि अर्थ है, और अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हजारों हैं, है ना। तो अब देखो, ये मान लेते हैं अर्थ,
ठीक है, ये कोई सैटेलाइट या कोई क्या बोल सकते हैं उसको, एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड जानते हो सब ना? अरे हमारे अर्थ के सराउंडिंग बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स ऐसे घूम रहे हैं ना गोल गोल। नहीं जानता? स्टेरॉइड्स क्या होता है? इसको स्टेरॉइड्स पता है, स्टेरॉइड्स। चलो कोई बात नहीं, जो भी जानता है। मान लो कि ये सैटेलाइट, तो सैटेलाइट पे अंदर की साइड में कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, एफसी आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। समझ में आ गया? इन सब में वही कंसेप्ट है, कोई दिक्कत? अरे बोलो। एटम में भी सेम होता है। हाँ चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि कीजिए, तो करो सब लोग एक बार। कर दिया? देखो, अरे यहाँ पे ध्यान दो भाई, सब लोग इधर ध्यान दो। कौन सा यूज करना मतलब ये रहने दो। देखो इसकी मास कितने दी है, 0.5, जी का वैल्यू 9.8 ले लो तो नीचे कितना लगेगा, 4.9 न्यूटन। ऊपर कितना लगेगा, टी, है ना, और टी का वैल्यू कितना आएगा, 4.9 न्यूटन, यानी कि स्ट्रिंग की यही ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। बात समझ में आया? अगर रस्सी को 4.9 न्यूटन से ज्यादा फोर्स से खींचोगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। समझ गए? स्ट्रिंग क्या होगा, टूट जाएगा। अब बोला है द सर्टेन स्ट्रिंग विच इज 1 मीटर लॉन्ग विल ब्रेक इफ द लोड इज मोर देन 0.5 kg. A mass of 0.05 kg is attached to one end of it and particle is while around a horizontal circle. अब देखो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाओ भाई, है ना, ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सर्कल। इसकी रेडियस कितने की हो गई, 1 मीटर की। ये मास कितना है, 0.5 kg का। अब इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि ओमेगा की वैल्यू बताओ ताकि ये ना टूटे। तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 4.9 न्यूटन, बोलो। अरे रस्सी तो वही है ना, तो T इज इक्वल टू क्या बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखोगे, और T का वैल्यू कितना है, 4.9, मास कितना है 0.05, ओमेगा तो निकालना है, आर कितना है 1, आर 1 ही है ना, नहीं समझे? तो यहां से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा 4.9 डिवाइडेड बाई 0.05। समझ गए बात को? तो जब ये से ये उड़ाओगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 49 बाई 0.5, यही आएगा ना? नहीं, अरे बुर्बक, ठीक तो है। तो ये आ जाएगा 490 बाई 5, 490 बाई 5 का रूट कैंसिल आउट होगा, ओमेगा 7√2 आता है। चलो तो ओमेगा 7√2 ले लेता हूं मैं, सही किए हो ना सब? अब देखो यहां पे क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि आरपीएम पूछा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट पूछा है। समझ गए कि नहीं समझे? तो हमें क्या है, टाइम निकालना पड़ेगा। अब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। देखो ओमेगा का वैल्यू कितना, √98, 2√7 ना, ठीक ना? हाँ 7√2, 98 लिख दूं मैं, 98, √98 भी तो लिख ही सकते हो ना। अब देखो इसके बाद क्या करोगे बताओ, कौन कौन बता सकता है?
क्या बेटा, इसके बाद यहां पे जरा सा देखो, आरपीएम हमें बताना है। आरपीएम का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना बार रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा? टाइम पीरियड। बताओ क्या होगा टाइम पीरियड इसका? टाइम पीरियड क्या होगा? अरे टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नहीं होता है। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नहीं होता है। हम्म तो √2 पाई/7 आएगा। वैसे ही कुछ आ जाएगा। उसके बाद में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, या ऐसे लगा दो ये वाला, है ना? यही तो ओमेगा होता है। 2 पाई एन इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा होता है। एन आ जाएगा यहाँ से, है ना? है ना? क्या लिखोगे? 2 पाई एन कर दो, इसको इक्वेट कर दो। देखो 2 पाई एन क्या होगा? 7√2। तो एन कितना हो जाएगा? 7√2/2 पाई, है ना? और ये आएगा ना रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है क्या? सर हम्म वो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा समझाइए ना, वो वाला कंफ्यूजन। कहाँ पे? वही क्वेश्चन में ना? हाँ, कहाँ बोल रहे हो? स्टार्टिंग वाला पार्ट है। देखो स्टार्टिंग वाले पार्ट में क्या बोला है? स्टार्टिंग वाले पार्ट में बोला है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें अगर 0.5 kg का ब्लॉक लटका दिया जाए तब ये स्ट्रिंग नहीं टूटेगा, लेकिन जस्ट 0.5 से मोर देन अगर मास को हैंग किया जाए तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। यानी कि स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, अभी जो इसमें टेंशन लग रहा होगा वही क्या होगा? इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा, है कि नहीं? तो अभी टेंशन कितना लग रहा है? 4.9 न्यूटन। बोलो, तो टेंशन यानी कितना हो जाएगा? 4.9 न्यूटन। यही क्या हो गया? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कितना फोर्स ये स्टैंड कर लेगा, सस्टेन कर लेगा। इससे ज्यादा फोर्स लगाओ तो क्या होगा? स्ट्रिंग टूट जाएगा। और सेकेंड केस में बोला है कि इसी स्ट्रिंग को एक हॉरिजॉन्टल सर्किट में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में 0.05 kg का मास एक अटैच कर दो, इसकी लेंथ 1 मीटर है, और इसको ओमेगा से घुमा दो। तो ओमेगा की वैल्यू यानी कि हाँ एन की वैल्यू बताओ ताकि ये रस्सी ना टूटे। तो रस्सी में टेंशन क्या लोगे? यही लोगे ना। रस्सी में इधर की ओर टेंशन क्या लगेगा? 4.9 न्यूटन। इतना लगा दो फोर्स, ब्रेक नहीं होगा। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? क्यों बालक? तुमसे पूछ रहा हूं, तुम समझने नहीं चाहता है? तुम्हारा ध्यान था इधर, क्या नहीं समझा बताओ? अरे बोलो तो। वहाँ तक समझे कि उसमें ज़्यादा ये वेट डालेंगे तो वो स्ट्रिंग टूट जाएगा, उसके आगे का फिर उसी को घुमा दो। तो घुमा दिया तो कितने जोर से घुमाओगे ताकि स्ट्रिंग ना टूटे? वो तो आप ये घुमाते हैं तो हम पहले लेते हैं। अच्छा चलो करो जल्दी से ये, अभी तो कर दो फिर। तो किस पर्पज से गए थे तुम दोनों घर? ऐसा ही? अरे अभी तो छुट्टी होने वाला है फिर से, दुर्गा पूजा का। कहाँ दूर है? इसी मंथ में तो है। हम्म तो देखो बोल रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन अ एज। अच्छा तुम सबका पेपर हो गया? किसका किसका हो गया है पेपर? सबका चलेगा। फिजिक्स का? नहीं मेरा तुम दोनों का? आफ्टर टुमारो 10 तारीख 12। चलो ठीक है। बोल रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास एम केप्ट ऑन अ एज ऑफ अ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल, horizontal turntable of radius r, which is rotating with a angular velocity omega about its axis. The coefficient of friction is mu. Find the frictional force between the block and the table is.
म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर आर फ्रिक्शनल फोर्स आंसर। हाँ वही है नॉर्मल एक बार देखें ना आंसर। एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा, देखना। और म्यू भी तो गई। आई बट ठीक तो है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। देखो कैसे, ये किसको किसको समझा? सर आवाज आ रहा है पानी लेके। म्यू भी होगा ना, नहीं होगा ना। फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एम। ये देखो, ये टेबल है, राउंड टेबल है। जाओ, राउंड टेबल के एज पे एक ब्लॉक रखा है, यहां पे एक बेटा ब्लॉक रखा है, एज पे किनारे पे जस्ट, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये टेबल रोटेट करने लगे ओमेगा से, तो बाहर की तरफ इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? एफसी, और एफसी का वैल्यू क्या होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख दिया जाए। और इस फोर्स को इधर की ओर कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही ना, नहीं समझे? तो फ्रिक्शन क्या इसके बराबर होगा? हमने बोला था फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का फोर्स है कि नहीं? तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एफसी, और तो फ्रिक्शन एफसी का वैल्यू कितना है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर सुनो मेरी बात और ध्यान से, अगर ज्यादा स्पीड से रोटेट कर दिया जाए तो फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग के बाद में क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है ना। उसके बाद में ये ब्लॉक बाहर चला जाएगा। बोलो, है ना? अब इसमें से सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो फ्रिक्शन है, वो हाँ ठीक है, नहीं समझे? समझ गया। चलो यहां पे ध्यान दो। करो तो सब लोग, बेटा ये क्वेश्चन करो सब लोग, ये क्वेश्चन सब लोग करो। इसमें क्या दिया है? बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू, फाइंड द टेंशन in the string if the block move on the horizontal table with a speed v in a circle of radius r. अच्छा, coefficient of friction mu, find the tension in a string if the block, अच्छा टेंशन पूछ लिया है। तो देखो यहां पे अंदर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? टेंशन लगेगा प्लस फ्रिक्शन लगेगा, दो फोर्स। और एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, कौन सा? एफसी, ठीक है। तो अब देखो T प्लस एफ, T प्लस एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ सी। एफ की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा बताओ? म्यू म्यू क्या म्यू मास दिया ना, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम जी ठीक है। ठीक है। अब क्या पूछा है? हमें टेंशन पूछा है ना, तो देखो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस म्यू एम जी। बोलो क्या बात चमका? सबको? अरे बोलो ना, देखो दिया है एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस म्यू एम जी, क्या दिया है? टेंशन, ठीक है। कोई कष्ट? किसी का भी तो अब लोग नॉर्मल एमजी तो आएगा ना, हॉरिजॉन्टल के लिए नॉर्मल, हाँ हॉरिजॉन्टल सर्कल में नॉर्मल एम जी, हाँ नॉर्मल बाई फ्लोर हो जाएगा वो, समझ गए ना बात को? इसके पहले वाले लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हमने, याद है? कर दोगे सब ये क्वेश्चन? हो जाएगा। वही क्यों बातें कर रहे हो इतना सब? क्यों ना क्वेश्चन कर लो। बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m1 इज फास्टेंड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड अनदर वन एंड
of a mass m2 to the middle point, the other end of a string being fastened to a fixed point of a smooth horizontal table. The particles are then projected so that the two particles of the string always in the same straight line. Describe the horizontal circle. Find the ratio of the tension in the two parts of the string. ठीक है, ठीक है, कर दो। क्वेश्चन कितने लोग समझ गए? अरे क्वेश्चन कितने लोग समझ गए? देखो ये सर्कल दिख रहा है, हैं? ये सर्कल दिख रहा है क्या? एक पार्टिकल यहां पे है, एक पार्टिकल जस्ट मिड पे है, मिड पे है ना? चलो ये क्या है? m1 और ये मिड पे क्या है? m2। ठीक है, टोटल लेंथ क्या है बेटा? अरे लेंथ कितना दिया है? ओ ए बी, मिड पे टोटल लेंथ को हम लोग एल मान लें, तो ये कितना होगा? l/2 होगा। बोलो, अरे बोलो। तो अब m1 का एबीडी बनाया जाए। m1 पे बाहर की तरफ क्या लगेगा? fc1, और इधर क्या लगेगा? t1। बोलो, अरे यही लगेगा ना? और t1 क्या होगा? मान लो कि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो m1 ओमेगा स्क्वायर एल, आर के जगह पे क्या एल लोगे इसके लिए? अच्छा, इसमें मान लो कि t2 लग रहा है। ये किसका एबीडी बनाया था? m1 का। अब किसका बना रहे हैं हम लोग? अंदर की तरफ क्या लगेगा? t2, बाहर की तरफ क्या लगेगा? fc2, और क्या लगेगा? t1 भी तो बाहर ही है, नहीं समझे? ठीक है, अरे इसका जब एबीडी बनाओगे तो इसमें क्या, इस स्ट्रिंग में क्या लग रहा था? t1 लग रहा था ना? यहां पे क्या लग रहा है? t2, और इस पे बाहर की तरफ fc2 लगेगा कि नहीं? तो यहां से बेटा t2 का वैल्यू क्या आएगा? बोलो तो। t2 का वैल्यू fc2 प्लस t1 है ना? t1 प्लस fc2, fc2 क्या हो जाएगा? m2 ओमेगा स्क्वायर l/2। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द टू पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो t1/t2 या t2/t1 कुछ भी निकाल, उलट देंगे हम लोग, है ना? तो t1/t2, ठीक है बेटा। t1 कितना है बोलो? क्या? m1 ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई t2। t2 का वैल्यू बोलो सब, यानी कि m1 ओमेगा स्क्वायर एल प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर l/2। क्या कॉमन लेके काटोगे? ओमेगा स्क्वायर एल ओमेगा स्क्वायर एल ओमेगा स्क्वायर एल कट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा? ऊपर बचेगा m1, नीचे बचेगा m1 प्लस m2/2, एलसीएम लोगे 2। तो फाइनल यहां पे आंसर मैं लिख रहा हूं, देखो फाइनल यहां पे t1/t2 इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाई 2m1 प्लस m2। आई कहां से मैथ सीख के आई है? 2 कैंसिल लो, ठीक है, आंसर मैच करो। कोई कष्ट? चलो, कोई दिक्कत है किसी को भी? नहीं ना? अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चीटी वाला ये क्वेश्चन तो उसी टाइप का है, लेकिन वो नहीं है, समझे? चलो ब्रेक ले लो।